वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चट्टान के दूसरे वीडियो यानी कि पार्ट सेकंड के बारे में, जिसमें हम आग्नेय शैल या इग्नियस रॉक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले एक सामान्य वीडियो जो है रॉक्स के बारे में अपलोड किया गया है, उसको भी आप अवश्य देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आग्नेय शैल है या इग्नियस रॉक्स है उससे क्या तात्पर्य है। आग्नेय शब्द इग्निस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ अग्नि होता है, यानी कि जो आग्नेय शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ अग्नि से होता है। और अग्नि से भी इसलिए हम मानते हैं क्योंकि आग्नेय शैलों का जो निर्माण है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो मैग्मा है तरल अवस्था में बाहर आता है, उससे इन शैलों का निर्माण होता है। इसलिए यहाँ पर अग्नि शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया है। आग्नेय की रचना तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतल होने से होती है। इनकी जो आग्नेय शैलें हैं, इनकी जो रचना है या जो इनका निर्माण है वो एकदम से लिक्विड और हाई टेम्परेचर वाला जो मैग्मा है उनके ठंडा होने से इनका जो निर्माण है होता है। चूंकि सबसे पहले इसी रॉक्स का, इसी सेल का निर्माण हुआ था, अतः इसको प्राथमिक सेल या प्राइमरी रॉक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये इस स्लाइड में अलग अलग जो आग्नेय शैलों के जो रूप है उनको दिखलाया गया है और ये भी बताया गया है कि जो आग्नेय शैल है ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं और सभी जो रॉक्स है उनकी ये एक तरह से मदर रॉक्स भी इनको बोलते हैं और इनको प्राइमरी रॉक के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं आग्नेय शैलों की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। सबसे पहली विशेषता है आग्नेय चट्टानों का संबंध प्राय ज्वालामुखी जो क्रिया है वोल्केनिक इरप्शन से होता है, अर्थात इसका जो निर्माण है ज्वालामुखी से निकले लावा से होता है। यानी कि पहले भी बताया था कि ज्वालामुखी के विस्फोट से जो मैग्मा अंदर से आके बाहर जम जाता है उसका फैलाव लावा के रूप में हो जाता है, उससे इसका जो निर्माण है ये होता है। दूसरी विशेषता है आग्नेय चट्टानें कठोर होती हैं, कि काफी ये सॉलिड होती हैं तथा जल बड़ी कठिनाई से जोड़ों या जॉइंट के सहारे अंदर जो है वो प्रविष्ट हो पाता है। चूंकि ये कठोर होती है और जॉइंट्स भी इनमें कम होते हैं, इसलिए जो पानी है उसका जो रिसाव है वो इनके अंदर बहुत ही मुश्किल से होता है। आग्नेय चट्टानें रवेदार तथा दानेदार यानी कि इनमें क्रिस्टल होते हैं, परंतु रवों की जो बनावट है उसमें अंतर पाया जाता है। उनके आकार यानी कि साइज तथा रूप फॉर्म में भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। आग्नेय चट्टानों में परतें जो है, लेयर्स जो है वो नहीं होती, यानी कि इसमें जो जिस प्रकार से अवसादी चट्टानों में परतें होती है उस प्रकार से आग्नेय चट्टानों में जो परतें हैं वो नहीं पाई जाती हैं। आग्नेय शैलों में जीवावशेष फॉसिल्स भी नहीं पाए जाते हैं और फॉसिल्स भी इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि इनका जो निर्माण है वो एकदम से तप्त है, यानी कि हाई टेम्परेचर से जो लावा है, मैग्मा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है, तो उस कारण इसमें किसी प्रकार के जो फॉसिल्स है, जीवावशेष जो है वो नहीं पाए जाते हैं। अगली इसकी विशेषता आग्नेय शैल में संधियां, जॉइंट्स निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में जो है वो अधिक पाए जाएंगे। इनमें जॉइंट्स जो है वो ऊपरी भाग में अधिक देखने को मिलते हैं। यहाँ इस स्लाइड में जो आग्नेय शैलों का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो दिखलाया गया है और इस वर्गीकरण की आगे हम विस्तार से चर्चा जो है वो करेंगे। तो वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उत्पत्ति है, किस प्रकार से जो लावा है या जो मैग्मा है उसका जमाव होता है, उसके आधार पर जो है इसका जो वर्गीकरण है वो किया गया है। इसको भी पुनः दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति की जो प्रक्रिया के अनुसार इसको पहला है आंतरिक निर्मित आग्नेय शैल, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है उसका जमाव होता है, उससे जो निर्मित चट्टानें हैं उसको भी पुनः दो भागों में बांटा गया है।
पातालीय आग्नेय सेल और मध्यवर्ती आग्नेय सेल, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा है उसका जो जमाव है वो कितनी गहराई पे हो रहा है, इसके आधार पर पातालीय और मध्यवर्ती आग्नेय सेल के रूप में इसको पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। और इसी में दूसरा है बाह्य निर्मित आग्नेय सेल, यानी कि पृथ्वी के बाहर जो लावा जमता है उससे जो निर्मित चट्टाने हैं उनको बाह्य निर्मित आग्नेय सेल की कैटेगरी में रखा गया है। इसको पुनः विभाजित किया गया है विस्फोटक प्रकार और शांत प्रकार। दूसरा विभाजन है रासायनिक संरचना के आधार पर, यानी कि इसमें जो रॉक्स जो होते हैं उसमें केमिकल कंपोजिशन जो है वो किस प्रकार का होता है उसके आधार पर भी इनको विभाजित जो है वो किया गया है। इसके आधार पर इनको चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अम्ल प्रधान आग्नेय सेल, यानी कि जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो। दूसरा है बेसिक आग्नेय सेल। तीसरा है मध्यवर्ती आग्नेय सेल और चौथा है अल्ट्रा बेसिक चट्टाने। इसी आधार पे तीसरा जो विभाजन किया गया है वो अकॉर्डिंग टू टेक्सचर, यानी कि कणों के आधार पर जो इनका जो विभाजन जो है वो किया गया है। और इस आधार पर इनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बड़े कणों वाली चट्टाने, दूसरा है छोटे कणों वाली सेल और तीसरा है मध्यम कणों वाली सेल। इसी क्रम में कणों के आधार पर एक दूसरा वर्गीकरण जो है वो भी किया गया है, जिसमें पैगमेटिक यानी कि बहुत बड़े कणों वाले सेल, फिर उसके बाद में है बड़े कणों वाले सेल जिनको इंग्लिश में फेनेरिटिक आग्नेय सेल कहा जाता है, और तीसरा है सूक्ष्म कणों वाले सेल एफेनिटिक आग्नेय सेल, और चौथा है बिना कणों वाले सेल यानी कि ग्लॉसी रॉक्स, और पांचवा है मिश्रित कणों वाली आग्नेय सेल, और छठा है फ्रेगमेंटल अथवा टुकड़ों वाली सेल। अब इनमें से एक एक का जो डिस्क्रिप्शन है, विवरण है, हम आगे की इस स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकला लावा दो रूपों में जमता है, पहला धरातल के नीचे और दूसरा धरातल के ऊपर। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर दो प्रकार की आग्नेय चट्टानें जानी जाती हैं, बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें तथा आंतरिक यानी कि अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें। यहां इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये लावा या जो मेग्मा है उसका जमाव अंदर की तरफ हो गया, तो इसको हम बोलेंगे आंतरिक या अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें, और यही मेग्मा यहां ज्वालामुखी के से बाहर आकर धरातल पे जम गया तो इसको बोलेंगे बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें। इसको पुनः आगे इसका विभाजन किया गया है। तो पहले हम देखते हैं आंतरिक आग्नेय सेल इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय मेग्मा ऊपर की ओर आकर धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो आंतरिक आग्नेय सेल का निर्माण होता है। इनकी जैसे ही मेग्मा है ज्वालामुखी विस्फोट के समय धरातल से निकल के या अंदर की ओर ही उसका जो धरातल से बाहर नहीं निकल पाता है, अंदर की ओर जहां भी उसको जगह मिलती है वहां पर वो जमा हो जाता है। तो उस तरह की जो सेलें हैं, चट्टानें हैं, उनको आंतरिक आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं। स्थिति के विचार से अंतर्जात आग्नेय सेलों को पुनः दो भागों में विभाजित इनको किया गया है। पहला है पातालीय आग्नेय सेल और दूसरा है मध्यवर्ती आग्नेय सेल। और पातालीय आग्नेय सेल से यहाँ पर इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जिनका जो जमाव है मेग्मा का वो बहुत गहराई में होता है, उनको बोलते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक या पातालीय आग्नेय सेल। और जो थोड़ा सा ऊपर चल के जहां पर भी इनको स्पेस मिलती है, जगह मिलती है, खाली स्थान मिलता है, वहां पर जब इस मेग्मा का जमाव होता है तो उसको मध्यवर्ती आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं। तो यहां हम पुनः देखते हैं पातालीय आग्नेय सेल जो है वो क्या होती है। इस प्रकार की आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है, क्योंकि
पहले ही बताया गया था कि इनका जो निर्माण है बहुत अधिक गहराई में मैग्मा के जमने से होता है, और चूंकि वो बहुत अधिक गहराई में है इसलिए इनका जो ठंडे होने की जो प्रक्रिया है, जमने की जो प्रक्रिया है, ठोस होने की जो प्रक्रिया है वो, और चूंकि तापमान भी अधिक है इसलिए इनकी जो गति है ठंडा होने की बहुत ही मंद होती है, और इस मंद गति से ठंडा होने के कारण इनमें जो रवे हैं वो अधिक बड़े जो है वो पाए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन जो है वो यूजीसी नेट में भी अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से अगला जो इसका विशेषता है, ग्रेनाइट नामक आग्नेय सेल पातालीय सेल का जो है वो प्रमुख उदाहरण की जो ग्रेनाइट आपने नाम सुना होगा, ये जो पातालीय जो सेल है प्लूटोनिक इग्नियस रॉक का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इस पातालीय सेल का नामकरण जो है वो प्लूटो के नाम पर जो है वो किया गया है, इसलिए इसको प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं। अब दूसरा है मध्यवर्ती या अंतर्जात आग्नेय सेल। जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल मैग्मा ऊपर उठता है, परंतु धरातलीय अवरोध के कारण दरारों, छिद्रों एवं नली में ही होकर ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इस प्रकार के सेलों का निर्माण होता है। यानी कि जो मैग्मा है वो नीचे से ऊपर आता है, लेकिन ऊपर भी वो बाहर की ओर नहीं आ पाता है, तो वहां पर जहां कहीं भी उसको स्पेस मिलता है, दरार मिलती है, वहीं पर वो जमना प्रारंभ जो है वो हो जाता है। ये मध्यवर्ती इसलिए कही जाती है कि इनका जो निर्माण है ये धरातल की सतह की बिल्कुल नीचे होता है, यानी कि ना तो बहुत अधिक गहराई में होता है और ना ही धरातल के ऊपर होता है, धरातल की सतह के नीचे इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको मध्यवर्ती आग्नेय सेल के नाम से जाना जाता है। अपरदन के बाद ये चट्टानें धरातल पर विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, यानी कि जैसे ही इरोजन हो जाता है, अपरदन होता है, तो इनका जो अलग अलग इनका जो फॉर्म है, प्रकार है, वो दिखलाई देता है। जैसे बैथोलिथ है, लैकोलिथ है, फेकोलिथ है, लोपोलिथ है, डाइक है, सिल है। अब इनका एक एक का विवरण हम आगे देखेंगे। यहाँ इस डायग्राम में जो है ये पूरा समझाने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से ये बैथोलिथ है, ये डाइक है, ये लैकोलिथ है, ये सिल है, और यहाँ ये लावा का जो फैलाव है, ये वोल्केनो यानी ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो यहाँ किस तरह से इसको जो स्पेस मिलता है, दरारें मिलती हैं, किस प्रकार से ये जो मैग्मा है अंदर की ओर ही जम जाता है। तो मैग्मा तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन उसके जो जमाव की जो प्रक्रिया है और जमाव में लगने वाला जो समय है उसके कारण से जो है उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो टेक्सचर है उसमें बदलाव हो जाता है, और उसी के कारण से इसके अलग अलग जो नामकरण है वो किए गए हैं। तो सबसे पहले है बैथोलिथ। इनका जो आकार है लंबे, असमान तथा उभरे हुए आग्नेय सेल के आकार होते हैं, यानी कि लंबे होते हैं, असमान होते हैं तथा ये उभार वाले आग्नेय सेलों के एक तरह की स्थलाकृतियां होती है। ये प्राय गुंबद के आकार के होते हैं, जिनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं तथा आधार तल अधिक गहराई में होता है, यानी कि इनकी जो शेप है देखने में गुंबद जैसी लगती है, लेकिन जो किनारे हैं वो एकदम से खड़े ढाल वाले होते हैं और अधिक गहराई में ये पाए जाते हैं। अपरदन के कारण इनका ऊपरी भाग जो है वो दिखलाई देता है, परंतु इसका आधार यानी कि जो बेस है, जहां से इसकी रूट है, वो कभी भी नहीं देखा जा सकता है। इसका ऊपरी भाग अत्यधिक असमान तथा उबड़ खाबड़ होता है, इनकी ऊपरी भाग एकदम से समतल नहीं होता है, असमान उबड़ खाबड़ होता है। बैथोलिथ पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है वहां पर जो है इसका निर्माण जो है वो होता है। यहाँ पर ये एक स्लाइड है जिसमें बैथोलिथ किस प्रकार की आकृति का होता है ये दिखलाया गया है। अब दूसरा है लैकोलिथ। लैकोलिथ मैग्मा निर्मित एक वृहद यानी कि बड़ा आकार होता है, जिसका रूप उत्तल ढाल के रूप में होता है। लैकोलिथ खासकर परतदार चट्टानों के बीच पाई जाती है। इनका जो निर्माण है वो परतदार जो सेलें हैं उनके बीच में इनका जो निर्माण होता है, क्योंकि वहां पर मैग्मा को जमने के लिए जो स्पेस जो है वो खाली स्पेस मिल जाता है, तो उसकी वजह से
परतदार चट्टानों के मध्य जमाव के कारण से लेकोलिथ का निर्माण जो है वो होता है। जब लावा का उद्गार होता है तो गैसों के जोर से परतदार सेल की ऊपरी परत उत्तल चाप यानी कि कॉन्वेक्स आर्क अथवा गुमंदाकार के रूप में बदल जाती है। यानी कि जैसे ही लावा का जो विस्फोट है गैसों के जोर से बाहर की ओर होता है तो इनका जो शेप जो है वो कॉन्वेक्स आर्क या गुमंदाकार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण से ऊपर वाली मुड़ी हुई तथा निचली सीधी परत के बीच जो खाली जगह होती है जिसमें ज्वालामुखी राख, गैस तथा लावा आदि भर जाते हैं, जिस कारण से लेकोलिथ है उसका निर्माण जो है वो होता है। बैथोलिथ किसी भी चट्टान में बन सकता है परंतु लेकोलिथ केवल परतदार चट्टानों में ही बनता है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि बैथोलिथ कहीं पर भी किसी भी रॉक्स में बन जाता है, लेकिन जो लेकोलिथ है ये परतदार चट्टानों में ही बनता है। यहां पर ये लेकोलिथ का जो एक पिक्चर जो है ये दिखलाई गई है। तीसरा है फैकोलिथ। फैकोलिथ से तात्पर्य है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय जो मोड़दार पर्वत होते हैं कि अपनति यानी कि एंटी सिंक्लाइन तथा अभिनति सिंक्लाइन में मेग्मा का जमाव होता है। इस प्रकार बनी आग्नेय सेल को फैकोलिथ जो है वो कहते हैं कि जो मोड़दार पर्वत है उसमें जो अपनति और अभिनति होती है उनके बीच में इनका जो जमाव हो जाता है तो इसको फैकोलिथ के नाम से जानते हैं। अगला है लोपोलिथ। लोपोलिथ जर्मन भाषा के लोपास से लिया गया है जिसका तात्पर्य होता है एक छिछली बेसिन। बेसिन का मतलब कोई नीचे वाला भाग। जब मेग्मा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो तस्तरी नुमा आकार का निर्माण होता है। इस आकार को ही लेपोलिथ कहा जाता है। यानी कि तस्तरी या जो प्लेट होती है उस आकार में जब मेग्मा का जमाव हो जाता है और उसके बाद में जो आकृति बनती है उसी को लोपोलिथ के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये फैकोलिथ जो बताया था कि किस प्रकार से जो मोड़दार पर्वतों में अपनतियां और अभिनतियां होती हैं उनके मध्य में जो मेग्मा जम जाता है इस तरह की जो आकृति होती है उसको बोला जाता है फैकोलिथ। और ये लोपोलिथ है। यहाँ पर इसमें दिखा है कि इस तरह से तस्तरीनुमा आकार में इनका जमाव जो है वो होता है। अगला है डाइक। प्राय डाइक परतों से लंब के रूप में पाई जाती हैं। वास्तव में डाइक एक दीवार की तरह आग्नेय सेल का आंतरिक रूप ही होते हैं। इनकी सीधी एकदम से खड़े रूप में या वर्टिकल रूप में जब मेग्मा का जमाव हो जाता है तो उसको डाइक के नाम से जानते हैं। और इसके विपरीत जो है अगला है सिल। सिल यानी कि जब मेग्मा का जो जमाव है वो परतदार सेलों में परतों के बीच में हो जाता है। यानी कि एकदम से ऐसे क्षैतिज रूप में हो जाता है परतों के बीच में। तो उस तरह की जो आकृति है शेप है उसको सिल के नाम से जानते हैं। अगला है सीट। जब इस जमाव की मोटाई अधिक होती है तो सिल कहते हैं परंतु पतली सिल को सीट जो है वो कहा जाता है। इनकी जो सीट जो है सिल का ही एक रूप है। जब उसकी मोटाई अधिक होती है तो उसको सिल कहा जाता है और जब मोटाई उसकी कम होती है पतली होती है तो उसको सीट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये किस प्रकार से ये इसमें देखिए ये सिल का निर्माण है। यहाँ पर भी सिल का निर्माण है और ये देखिए डाइक एकदम से वर्टिकल जो है लंबवत आकार में डाइक और ये क्षैतिज आकार में जो है वो सिल का निर्माण का ये स्लाइड। अब नेक्स्ट है बाह्य आग्नेय सेल की। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से मेग्मा निकल के लावा के रूप में बाहर आकर फैल गया तो उससे किस प्रकार की स्थलाकृतियां जो है वो बनती है, किस प्रकार की रॉक्स बनती है वो इसके अंतर्गत हम देखते हैं। जब तरल एवं तप्त मेग्मा या लावा पदार्थ धरातल के ऊपर आकर जमकर ठोस होकर चट्टान का रूप धारण करता है तो इस प्रकार निर्मित सेल को बाह्य आग्नेय सेल कहते हैं। कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद में जो मेग्मा बाहर आकर फैल गया लावा के रूप में तो उस
से निर्मित जो रॉक्स है उनको बाह्य आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं। प्राय ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के समय लावा का अत्यधिक भाग धरातल के ऊपर एक विस्तृत भाग पर फैलकर जम जाता है। इस प्रकार से निर्मित सेल को ज्वालामुखी सेल भी कहते हैं कि बाहर की ओर जो आके जो मैग्मा है वो लावा के रूप में जम जाएगा, उसी को ज्वालामुखी सेल के नाम से भी जानते हैं। बेसाल्ट चट्टान इस प्रकार की सेल का जो है वो एक प्रमुख उदाहरण है। ग्रेबो तथा ऑब्सिडियन नामक आग्नेय सेल भी इसी श्रेणी में आती हैं। लावा की सतह पर प्रकट होने के अनुसार इस चट्टान को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया गया कि जो बाह्य आग्नेय सेल है उसको भी पुनः दो भागों में बांटा गया कि किस प्रकार से जो लावा है वो सतह पे आ रहा है, उसके आधार पर इसको पुनः दो भागों में बांटा गया। पहला है विस्फोटक उद्गार से निर्मित और दूसरा है शांत उद्गार से निर्मित। तो विस्फोटक उद्गार से निर्मित से तात्पर्य होता है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार काफी तीव्र गति से होता है तो विभिन्न आकार एवं प्रकार के पदार्थ बड़ी मात्रा में ऊंचाई तक ऊपर उछाल दिए जाते हैं। बाद में इसका जो जमाव है वो सतह पर हो जाता है। इस प्रकार से जो निर्मित सेल्स हैं उनको विस्फोटक आकार वाली निर्मित चट्टानें जो है वो कहा जाता है। और इसमें चट्टानों के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको आमतौर पे बम के नाम से जानते हैं और उनसे छोटे टुकड़े हैं उनको लेपेली तथा बहुत महीन कण जो ज्वालामुखी धूल कहे जाते हैं। और जब बारीक पदार्थों का जमाव जल में होता है तो इसी को टफ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ ये इस स्लाइड में किस प्रकार से एक ज्वालामुखी का जो विस्फोट है एकदम से बहुत तेजी से हो रहा है तो वो इस कैटेगरी में रखे गए। यहाँ पर ये लेपेली का एक पिक्चर दिखलाया गया है। दूसरा है शांत उद्गार से निर्मित, यानी कि जब ज्वालामुखी का जो उद्गार है वो एकदम से शांत रूप में होता है, यानी कि मैग्मा शांत रूप में धीरे धीरे धरातल के अंदर से बाहर की ओर आके धरातल पर फैल जाता है। तो इस प्रकार के प्रवाह को लावा प्रवाह के नाम से, लावा फ्लो के नाम से जानते हैं। और ये जो लावा है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से ज्वालामुखी के उद्गार के समय धीरे धीरे बाहर की ओर फैलता रहता है, इसलिए इसको शांत प्रकार में कैटेगरी में रखा गया है। अब दूसरा इसका विभाजन है रासायनिक संरचना के आधार पर, इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चट्टानों में आग्नेय सेलों में किस प्रकार का पाया जाता है और उसके आधार पर जो है, और उसमें मुख्य रूप से सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टानों को चार वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला एसिड अथवा अम्ल प्रधान सेल, यानी कि ऐसी आग्नेय चट्टानें जिसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है तो उन्हें अम्ल प्रधान आग्नेय सेल जो है वो कहा जाता है। और इसका जो औसत घनत्व है ये 2.75 से 2.8 तक होता है। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट। दूसरा है बेसिक आग्नेय सेल। जब आग्नेय सेलों में सिलिका का प्रतिशत जो है ये 45 से 60% रहता है तो उसे बेसिक आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं। और इसका जो औसत घनत्व है ये 2.8 से 3.0 तक रहता है। और इसमें मुख्य रूप से जो एग्जाम्पल है वो है बेसाल्ट, ग्रेबो, डोलेराइट आदि, ये इसके प्रमुख एग्जाम्पल है। और इसी में तीसरा है मध्यवर्ती सेल इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स। और इसमें जब सिलिका की मात्रा एसिड तथा बेसिक चट्टानों के बीच की होती है, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो ऐसी जो चट्टानें हैं उनको मध्यवर्ती आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं। और इसका जो घनत्व है ये 2.75 से 2.8 तक होता है। और इसका जो प्रमुख एग्जाम्पल है ये है डायोराइट तथा एंडेसाइट इसका मुख्य एग्जाम्पल है। और चौथी है अल्ट्रा बेसिक चट्टानें, अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक्स। जब आग्नेय सेल में सिलिका की मात्रा 45% से कम होती है तथा घनत्व जो है 2.8 से 3.4 होता है तो उसको अल्ट्रा बेसिक चट्टान जो है वो कहा जाता है। और पेरिडोटाइट जो है इसका
प्रमुख एग्जाम्पल हैं। अब इसी प्रकार से तीसरा जो इसका विभाजन है वो है कणों के आधार पर, अकॉर्डिंग टू टेक्सचर। इस आधार पर आग्नेय सेल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बड़े कणों वाली सेल। जब आग्नेय सेल का निर्माण मैग्मा के धरातल के नीचे ठंडा होने से होता है तो वहां तापमान के साथ में मिली जल वाष्प के कारण ठंडा होने की जो क्रिया है वो बहुत ही धीरे धीरे संपन्न होती है। उससे क्या होगा कि कणों का जो आकार है ये अपेक्षाकृत जो है बड़ा होगा, और चूंकि धीरे ठंडी होगी तो इसका जो टेक्सचर है वो भी अलग प्रकार का होगा। तो ग्रेनाइट इसका जो है वो प्रमुख उदाहरण है। दूसरा है छोटे कणों वाली सेल। जब लावा का जमाव जो है धरातल के ऊपर होता है तो लावा के शीघ्र ठंडा होकर जम जाने से महीन कणों की रचना होती है। क्यों? क्योंकि जमाव धरातल के ऊपर हुआ है तो जल्दी ही वो ठंडा होगा और जम जाएगा, तो उसमें जो कण होंगे, जो क्रिस्टल होंगे, ये छोटे होंगे और उससे इसकी जो रचना है होगी। कभी कभी इतने बारीक कण होते हैं कि यंत्र की सहायता से भी उन्हें नहीं देखा जा सकता है। और तीसरा है मध्यम कणों वाली सेल। जब कणों का आकार उपरोक्त दोनों प्रकार के बीच का होता है तो उसको मध्यम कणों वाली चट्टान जो है वो कहते हैं। इसी प्रकार से जो कणों के आधार पर एक दूसरा विभाजन भी है उसको भी हम देखते हैं। तो उसमें पहला है बड़े कणों वाली आग्नेय सेल, यानी कि फेनेरेटिक इग्नियस रॉक्स। जब आग्नेय सेल के कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से भी देखा जा सकता है, तो इस तरह की जो चट्टानें होती हैं उनको बड़े कणों वाली या फेनेरेटिक आग्नेय सेल जो है वो कहते हैं। इसी में दूसरा है पेगमेटिक अथवा बहुत बड़े कणों वाली आग्नेय सेल। इस श्रेणी में आने वाली आग्नेय चट्टानों के कण बहुत ही बड़े होते हैं। और तीसरा है बारीक कणों वाली सेल, यानी कि एफेनेटिक इग्नियस रॉक्स। यद्यपि इस प्रकार के जो आग्नेय चट्टानों में कण जो मिलते हैं, परंतु ये इतने बारीक एवं सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। बेसाल्ट तथा डाइक, सिल तथा स्टोक में पाए जाने वाली चट्टानें इसी कैटेगरी में आती हैं। इसी में चौथा है ग्लासी अथवा कणहीन सेल। इस प्रकार की जो सेल होती है उसमें कण प्राय जो है नहीं होते हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि कभी कण पाए भी जाते हैं, परंतु काफी बारीक होते हैं। ऑब्सिडियन, पिचस्टोन, प्यूमिस तथा परलाइट जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी में 5वीं कैटेगरी है मिश्रित कणों वाली सेल या पोरफाइरिटिक इग्नियस रॉक। जब किसी सेल में बड़े तथा महीन कण अथवा बड़े एवं ग्लासी चट्टान साथ साथ पाए जाते हैं तो उस चट्टान को मिश्रित कण वाली आग्नेय चट्टान जो है वो कहा जाता है। और छठा है इसमें फ्रेगमेंटल अथवा टुकड़ों वाली सेल। आग्नेय सेल का यह प्रकार कणों के आधार पर नहीं है। इसमें बम, लेपिली, ब्रेसिया, ज्वालामुखी राख तथा धूल एवं टफ जो है वो शामिल किए जाते हैं। और इसी के साथ में जो आग्नेय चट्टान है उनका जो विवरण है, उनका जो विभाजन का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इस टॉपिक से संबंधित आपको और डिटेल में स्टडी करनी है तो आप इनमें से किसी बुक की स्टडी कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस टॉपिक से संबंधित सॉफ्ट कॉपी आपको चाहिए तो आप पीडीएफ में, ये वेबसाइट है mybooklot.com, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।